Hi everyone, welcome back to Law Vita. My name is Aradhya. I hope all of you are doing well. आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का एंड द टॉपिक इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. राइट, तो ये वो राइट है जो हर इंसान को लॉ देता है जब पुलिस या अथॉरिटीज से तुरंत मदद लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग सारे भारतीय न्याय संहिता के इसके प्रोविजंस को कवर करेंगे इस सेशन में एंड आई गारंटी यू आपको इस सेशन के बाद इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बेसिक मतलब क्या होता है. तो देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब है जब आपके ऊपर कोई इमीडिएट डेंजर हो किसी तरीके का, आपकी बॉडी को चाहे आपकी प्रॉपर्टी को, और लॉ इन्फोर्समेंट से तुरंत मदद नहीं मिल सकती है. ऐसी सिचुएशन आ गई है तो पर्सन अपने आप को या अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है. लॉ ये नहीं कहता है कि चुपचाप मार खा लो. लॉ कहता है प्रोटेक्ट योरसेल्फ बट विद इन द लिमिट्स. अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के अंदर जो हमें लॉ के तहत प्रोवाइड की जाती है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. एक इंपॉर्टेंट मैगजिम आ जाती है इस टॉपिक से जुड़ी हुई, वो आप याद रखना, दैट इज नेसेसिटिस नॉन हेबेट लीगम, विच सेट्स दैट नेसेसिटी हैज नो लॉ. जब बात सर्वाइवल की हो, जब क्वेश्चन सर्वाइवल का हो, तो लॉ सेल्फ प्रोटेक्शन अलाउ करता है. रिमेंबर दैट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, दैट नेसेसिटी नोज नो लॉ. राइट, अब सेक्शन 34 से 44 जो है, टोटल 11 सेक्शंस जो हैं, ये हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं. ये सेक्शंस बताते हैं कि कब राइट मिलेगा, कब राइट नहीं मिलेगा, कितना फोर्स यूज कर सकते हैं, एंड ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जब आप डेथ भी कॉज कर सकते हो व्हाइल एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. सबसे पहले आता है सेक्शन 34, दैट टॉक्स अबाउट द जनरल प्रिंसिपल. ये फाउंडेशन स्टोन है हमारे इस पूरे चैप्टर का अबाउट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ये कहता है दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. यानी कि अगर आपने कोई एक्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर किया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. तो लॉ ये मानता है कि डिफेंस इज नॉट इज इक्वल्स टू क्राइम. डिफेंस जो है वो क्राइम नहीं है और प्रोटेक्शन जो है वो पनिशमेंट नहीं है. तो रिमेंबर कि सेक्शन 34 जो है वो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्रिएट करता है ना. बाकी सेक्शंस जो आते हैं आगे वो इसके स्कोप, लिमिटेशंस और कंडीशंस बताते हैं, लेकिन सेक्शन 34 जो है इट डिक्लेयर्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज अ कंप्लीट जस्टिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए पर बी अचानक से नाइफ से अटैक करता है तो ए अपनी जान बचाने के लिए बी को धक्का देता है और बी इंजर्ड हो जाता है. तो क्या यहाँ पे ए ने कोई ऑफेंस किया? नहीं, ए का एक्ट ऑफेंस नहीं है क्योंकि वो सेक्शन 34 के प्रोटेक्शन में आता है, दैट इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. आई होप इंट्रोडक्शन तक, सेक्शन 34 तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 35 के टूवर्ड्स, दैट टॉक्स अबाउट द स्कोप ऑफ राइट. ये सेक्शन 35 बताता है कि राइट का, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, उसका स्कोप कितना वाइड है. तो देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस. 2 टाइप है प्राइवेट डिफेंस के. पहला है डिफेंस ऑफ बॉडी एंड दूसरा है डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी. एक डिफेंस जो हम अपनी बॉडी के टूवर्ड्स करते हैं, एक डिफेंस जो हम अपनी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं. तो बॉडी वाला डिफेंस सेक्शन क्लॉज 35 का क्लॉज ए डील करता है एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड डिफेंस इज कवर्ड इन क्लॉज बी. ये बात आप याद रखना. चलिए पहले डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग बॉडी. सो जस्ट अ सेकेंड, या क्वेश्चन उठता है कि किसकी बॉडी को डिफेंड कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए. तो याद रखना, आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप किसी और की बॉडी यानी किसी स्ट्रेंजर की बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो. सो इट कवर्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी ऑफेंस विच इज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. मतलब आप सिर्फ सेल्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं हो, रादर आप थर्ड पर्सन डिफेंस पर भी ये जो प्रोविजंस है वो अलाउड है. तो हम ये नहीं कहते कि दिस इज ओनली अलाउड फॉर सेल्फ डिफेंस, नहीं, रादर दिस ऑल्सो अलाउज अपॉन द थर्ड पार्टी डिफेंस. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख लेना. ओके, अब क्वेश्चन उठते हैं कि किस टाइप के ऑफेंसेस के अगेंस्ट ये जो प्रोटेक्शन है आपको वो मिलता है. तो देखिए, एनी ऑफेंस, यहाँ क्लियरली लिखा है ना, एनी ऑफेंस विच इज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. तो इसमें क्या क्या कवर हो सकता है? इसमें आ जाएगा आपका हर्ट,
इसमें आ जाएगा ग्रीवियस हर्ट, इसमें आ जाएगा असॉल्ट, इसमें आ जाएगा सेक्सुअल ऑफेंसेस एट्सेट्रा. तो देयर आर नो लिमिटेशन हियर. यहाँ बॉडी के ऑफेंसेस के लिए कोई लिमिटेशन यहाँ नहीं बताया है. इट्स ओनली स्टेटिंग दैट एनी ऑफेंस विच इज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. तो अगर ए पर्सन है और वो देखता है कि एक अननोन लड़की पर और रोड पर एक अटैक हो रहा है बाय सम पर्सन्स, तो ए यहाँ पे इंटरवीन कर सकता है और अटैकर्स को इंजरी कॉज कर सकता है. तो क्या यहाँ पे ए ने कोई ऑफेंस किया? नहीं. यहाँ पर ए फुल्ली प्रोटेक्टेड है क्योंकि उन्होंने डिफेंस ऑफ बॉडी, सेल्फ प्लस अदर्स दोनों, क्योंकि ये जो प्रोविजन है ये दोनों पर अप्लाई होता है और वहाँ पे फिर वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी इन रिगार्ड्स टू थर्ड पार्टी डिफेंस. ठीक है. अब क्लॉज बी बात करता है डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की. तो यहाँ लॉ जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है. तो पहले बात करते हैं कि किस प्रॉपर्टी को डिफेंड कर सकते हो. तो सिमिलर काइंड ऑफ आंसर कि आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप किसी और की प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो. एंड हियर प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज. इसी तरह के पता है जब हम बात करते हैं कि क्रिमिनल लॉ या सिविल लॉ में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे, इसी टाइप के पॉइंटर्स से सवाल बनते हैं कि बताओ कौन सी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये यू मे हैव अ कंफ्यूजन इन मूवेबल और इमूवेबल. तो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड होती है. सिमिलरली सिर्फ सेल्फ डिफेंस पे अप्लाई होता है या थर्ड पार्टी डिफेंस पे भी अप्लाई होता है. तो आंसर इसकी दोनों पे अप्लाई होता है. तो ये माइन्यूट डिटेल्स आप लोगों को स्पेसिफिकली याद रखनी है इन जनरल भी, और अगर स्पेशली आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो. अब याद रखना कि जो प्रॉपर्टी डिफेंस होते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए अलाउड होते हैं और ये स्पेसिफिकली सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है. और वो कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस भी यहाँ बताए हुए हैं. दे आर थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास एंड देयर अटेम्प्ट. थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और इनके अटेम्प्ट. ठीक है. तो याद रखना हर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट प्राइवेट डिफेंस नहीं बन सकता है. कुछ स्पेसिफाइड ऑफेंसेस पर ही डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी लिमिटेड रहता है. ठीक है. डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज लिमिटेड टू स्पेसिफाइड ऑफेंसेस ओनली एंड अनलाइक डिफेंस ऑफ बॉडी जो कि हर तरह के ऑफेंसेस पर अप्लाई होता है जो ग्रेव नेचर के होते हैं. ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं टू सेक्शन नंबर 36 दैट टॉक्स अबाउट. अभी तक आई होप आपको क्लियर होगा 34 एंड 35. 34 में बताया गया कि प्राइवेट डिफेंस इज इक्वल्स टू नो ऑफेंस, वो फाउंडेशनल सेक्शन था. एंड 35 ने हमें स्कोप बताया था. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेंस, द डिफेंस ऑफ बॉडी जो कि वाइड है एंड डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो कि लिमिटेड एक्सटेंट तक अप्लाई होता है. नाउ मूविंग अहेड दैट सेक्शन 36 डीलिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिफेंस अगेंस्ट द प्रोटेक्टेड पर्सन. सो व्हाट डज इट से? इसका कोर रूल कहता है दैट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है इवन अगेंस्ट दोज पर्सन्स हु आर नॉट क्रिमिनली लायबल. हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उन लोगों के अगेंस्ट भी मिलता है जो कि क्रिमिनली लायबल नहीं होते हैं. तो देखिए कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स होते हैं जिनको लॉ क्रिमिनली लायबल नहीं मानता है. मतलब ये मानता है कि इनमें इतनी बुद्धि नहीं थी, इतना सेंस नहीं था कि वो समझ सके वो कौन सा एक्ट कर रहे हैं. जैसे कि a child under 7 years of age और a child between 7 to 12 years of age without maturity. एक 7 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं पता कि वो जो एक्ट कर रहा है उसकी क्या लीगैलिटी है, उसका वो लीगल है, लॉफुल है, अनलॉफुल है, मॉरल है, इमोरल है ना. सिमिलरली एन अनसाउंड माइंड पर्सन, सिमिलरली एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो बिल्कुल नशे में है एक व्यक्ति. सिमिलरली इफ अ पर्सन इज एक्टिंग अंडर अ मिसकंसेप्शन और अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो इन लोगों के अगेंस्ट सवाल उठता है कि क्या अगर ऐसे किसी व्यक्ति ने हमारे ऊपर कोई ऑफेंस कमिट कर दिया अपने इस जनरल एक्सेप्शन के तहत, तो क्या हम उसके अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. तो लॉ कहता है कि अगर ये लोग अटैक करें तो हमें चुप नहीं बैठना है, हमें तब भी अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक्सरसाइज करना है. क्योंकि लॉ कहता है कि अटैकर क्रिमिनली लायबल हो या ना हो, विक्टिम का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमेशा इंटैक्ट रहता है. ठीक है. यू स्टिल हैव दैट राइट टू डिफेंड योरसेल्फ. तो मैंने आपको बता दिया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट करेगा इवन अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ चाइल्ड, अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ अनसाउंड पर्सन, ऑफ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन और द पर्सन्स अंडर मिसकंसेप्शन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट. रीजन सिंपल है कि इन लोगों को जनरल एक्सेप्शन के प्रिंसिपल के अंडर आप प्रोटेक्शन मिल रहा है, बट डेंजर तो रियल होता है ना. तो इसीलिए right of private defense does not depend upon the criminal liability of the attacker. ठीक है. Section 36 makes it very clear.
that the right of private defense is available even against the acts of the persons who are exempted from the criminal liability. Example हमने यहाँ पे 2 कोट किए हैं, you can see them. पहला एग्जाम्पल है रिगार्डिंग द अनसाउंड माइंड पर्सन की अगर Z अनसाउंड माइंड का पर्सन है एंड अगर Z A को मारने की कोशिश करता है तो लॉ की पोजीशन ये कहती है कि Z क्रिमिनली लायबल नहीं होगा क्योंकि वो तो अनसाउंड माइंड पर्सन हो गया, लेकिन ए के पास तो पूरा का पूरा राइट रहेगा ऑफ द प्राइवेट डिफेंस और ए ऐसे डिफेंड करेगा जैसे कि जेड एक बिल्कुल ही नॉर्मली सेन माइंड का पर्सन है, ठीक है. सिमिलरली वी हैव एन एग्जांपल रिगार्डिंग मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसकंसेप्शन कि ए रात को अपने ही घर में एंटर करता है, ठीक है. जेड को गुड फेथ में लगता है कि ए बर्गलर है, ए को वो बर्गलर समझ लेता है, तो जेड ए पर जाकर अटैक करता है जबकि ए तो अपने घर में घुस रहा था. जेड को एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, तो यहाँ पे Z को मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस तो मिल सकता है विद इन द प्रोविजंस और एज पर द प्रोविजंस ऑफ जनरल एक्सेप्शन, बट A को Z के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. तो याद रखें दैट वन पर्सन्स लीगल इनोसेंस कैन नॉट टेक अवे अनदर पर्सन्स राइट टू सेल्फ डिफेंस, ठीक है ना. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ. Let's move ahead. Section 37 is most important section. Please remember this is very important section. ठीक है. टॉकिंग अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस. ये सेक्शन बताता है कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, है ना, और आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए कितना फोर्स अलाउड है बाय द लॉ. ये बातें ये सेक्शन 37 आपको बताता है. तो सेक्शन 37 के अंदर ना 3 मेजर रेस्ट्रिक्शंस बताई हुई हैं, उन्हें हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. दिस इज रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, दिस इज रेस्ट्रिक्शन 2 एंड दिस इज रेस्ट्रिक्शन 3. हम तीनों को पढ़ेंगे. रेस्ट्रिक्शन 1 से शुरुआत करते हैं विच टॉक्स अबाउट द एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स. तो रूल ये कहता है दैट नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट विच इज डन इन गुड फेथ and which is done under the color of office if that act does not cause the reasonable apprehension of death or grievous hurt. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट. फिर वो पब्लिक सर्वेंट पुलिस भी हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट कोई और पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकती है. अगर वो गुड फेथ में अपना एक्ट कर रहे हैं, अपने पोजीशन की लॉफुल अथॉरिटी के विद इन कर रहे हैं, अंडर द कलर ऑफ ऑफिस कर रहे हैं, एंड वो जो एक्ट कर रहे हैं उससे बिल्कुल भी आपको किसी भी तरीके का डर नहीं है डेथ या आपको डर नहीं है कि आपको कोई डेथ या ग्रीवियस हर्ट होने वाला है, तो ऐसे एक्ट के अगेंस्ट आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं. ये बात आप याद रखना. अगर वो अपनी ड्यूटी में एक्ट कर रहे हैं तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते, इवन इफ वो एक्ट स्ट्रिक्टली लीगल ना भी हो, इवन इफ भले ही वो एक्ट एब्सोल्युटली लीगल नहीं है, पर अगर वो गुड फेथ में हो रहा है और आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट का डेंजर नहीं है तो आप प्राइवेट डिफेंस वहाँ पे आपको लॉ अलाउ नहीं करता है. ये है रेस्ट्रिक्शन नंबर 1. फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर किसी गलत तरीके से अरेस्ट कर रहे हैं लेकिन यूनिफॉर्म में है, गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं और आपको कोई डेथ या ग्रीवियस हर्ट का डेंजर नहीं है, तो ऐसे में आप पुलिस को मार नहीं सकते या पुलिस पे आप अटैक नहीं कर सकते. हाँ, आप लीगल रेमेडी सॉर्ट कर सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो ये चीज आप याद रखना. नाउ देयर आर 2 एक्सप्लेनेशंस टू दिस रेस्ट्रिक्शन 1. तो आप ये 2 एक्सप्लेनेशन भी याद रखना. एक्सप्लेनेशन 1 कहता है दैट यू मस्ट नो और हैव अ रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन इज पब्लिक सर्वेंट, कि पर्सन को नॉलेज होना चाहिए या रीजनेबल बिलीव होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है. और दूसरा एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर एक्ट पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन से हो रहा है तो वो डायरेक्शन का नॉलेज उस पर्सन को होना चाहिए, या पर्सन अथॉरिटी स्टेट करे कि ये जो काम हो रहा है, ये जो एक्ट हो रहा है, ये एज पर द ऑर्डर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट हो रहा है, या फिर उसका रिटन अथॉरिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाए अगर डिमांड की जाती है. तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन इस बारे में कहते हैं. बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए कि ये जो एक्ट हो रहा है या तो वो पब्लिक सर्वेंट खुद कर रहे हैं या फिर उनके डायरेक्शंस पे किया जा रहा है. दैट सिंपल. तो आप उन सिचुएशन में अगर ये सारी लिमिटेशंस कंडीशंस फुलफिल होती है तो आप उनके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करेंगे. नाउ कम्स रेस्ट्रिक्शन नंबर 2 विच टॉक्स अबाउट द टाइम टू सीक द पब्लिक अथॉरिटी. तो रूल कहता है दैट देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हेन देयर इज सफिशिएंट टाइम टू सीक द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. लॉ कहता है कि अगर आपके पास टाइम था कि आप खुद से कोई एक्शन लेने से पहले पब्लिक अथॉरिटीज
की प्रोटेक्शन ले सकते हैं तो आपको वो करना था, आपको तुरंत अपना प्राइवेट डिफेंस को के राइट को एक्सरसाइज नहीं करना था। लॉ सेल्फ हेल्प को ना लास्ट ऑप्शन मानता है, याद रखिए। पहले आपको पुलिस या अथॉरिटीज़ की मदद लेनी है और फिर प्राइवेट डिफेंस सिर्फ इमरजेंसी रेमेडी की तरह इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नेबर, आपका नेबर है, वो आपसे कहता है, आपको डराता है कि मैं कल तुम्हारी प्रॉपर्टी डैमेज करूंगा, तो वो कल करेगा ना, इमीडिएट डेंजर तो नहीं है। तो यानी इसका मतलब है कि आप तुरंत पुलिस की मदद ले सकते हैं और बिल्कुल भी यहाँ इस सिचुएशन में ज़रूरत नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लें। तो वही बात रेस्ट्रिक्शन 2 आपको क्लियरली कहती है, दैट इफ देयर इज अ टाइम टू सीक द हेल्प फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, तो प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करने से पहले आपको पब्लिक अथॉरिटी की मदद लेनी है। ठीक है। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे बिल्कुल ही सडन एक्शन हो गया है और अब बिल्कुल भी समय नहीं है दैट यू कैन रिसोर्ट टू द पब्लिक सर्वेंट, देन उन सिचुएशन में हाँ ऑफ कोर्स यू हैव द राइट टू एक्सरसाइज योर प्राइवेट डिफेंस। पर जनरल रूल क्या है, वो रेस्ट्रिक्शन 2 आपको बता रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अराइज ओनली एंड ओनली व्हेन द इमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है। नाउ लेट्स रीड रेस्ट्रिक्शन नंबर 3 that talks about the proportionality, and this is very important. It states that right of private defense does not extend to inflicting more harm than necessary. ये कहता है, ये बताता है मिनिमम फोर्स प्रिंसिपल के बारे में कि जितना फोर्स ज़रूरी है आपको उतना ही अलाउ किया जाता है, आप उतना ही फोर्स रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप ज़्यादा फोर्स करके आप अपने राइट को एक्सीड नहीं कर सकते हैं, उसको ये माना जाएगा कि आपने अपने राइट को एक्सीड कर दिया। जैसे कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप उसके बदले किसी को मार तो नहीं सकते जान से। सिमिलरली किसी ने आपको सिंपल हर्ट कॉज किया तो आप उसके लिए किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज नहीं कर सकते। किसी ने आप पे अटैक करा और वो बात ख़त्म हो गई, मतलब ख़त्म हो गया, उसके बाद जाके आप किसी से रिवेंज लेते हैं, तो ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करता है लॉ। कानून कहता है जितना डेंजर है उतना ही आपको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। सो रिमेंबर दैट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज सब्जेक्टेड टू द रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, रिमेंबर। ठीक है। तो हमने यहाँ तक 36, 37, 38 कवर कर लिया। 36 वॉज टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल लायबिलिटी विच इज़ इररेलेवेंट, यानी कि नो मैटर अगर सामने वाले पर्सन क्रिमिनली इम्यून्ड है फिर भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सस्टेन रहेगा। एंड 37 में आपने 3 रेस्ट्रिक्शंस पढ़ी आपके इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के कंटेक्स्ट में। पहली थी पब्लिक सर्वेंट के कंटेक्स्ट में, दूसरी थी द टाइम टू सीक द अथॉरिटी, और तीसरी थी रिगार्डिंग द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे सेक्शन 38 के टूवर्ड्स, और 38 ऑनवर्ड्स 38, 39, 40 हम लोग इसमें स्पेसिफिकली डिफेंस ऑफ बॉडी डिस्कस करते हैं, यानी कि बॉडीली डिफेंस को लेके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हम उनकी बात करते हैं। सेक्शन 38 विच डील्स विद व्हेन कैन यू कॉज डेथ। ठीक है। तो नॉर्मली लॉ जो है वो लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में लॉ ये अलाउ करता है कि आप अटैकर की डेथ भी कॉज कर सकते हो अगर वो सेल्फ डिफेंस में ज़रूरी है। तो सेक्शन 38 बताता है एग्जैक्टली कौन सी सिचुएशंस में आप डेथ कॉज कर सकते हो और डेथ कॉज करना किन सिचुएशंस में जस्टिफाइड होता है। ठीक है। तो देर आर टोटल 7 ग्रेव सिचुएशंस जिसमें लॉ क्लियरली मेंशंस वेयर डेथ कैन बी कॉज्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ऑफ योर सेल्फ डिफेंस। तो एक एक करके समझते हैं। पहला है इन द केस ऑफ असॉल्ट कॉजिंग अप्रहेंशन ऑफ डेथ, कि अगर अटैक ऐसा है जिससे रीजनेबल फियर हो कि मुझे मार दिया जाएगा, मेरी डेथ के लिए मुझे डर है कि आई मे डाई विद दैट समवन्स एक्ट, सो इन दैट केस यू कैन कॉज द डेथ इन डिफेंस। तो आप डिफेंस में सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला पर्सन स्वॉर्ड से, तलवार से, गन से, चाकू से, किसी डेंजरस वीपन के साथ आपके ऊपर अटैक करता है और मल्टीपल अटैकर्स if they are beating you brutally, तो in that case you have this right to cause the death of that attacker. दूसरा situation है when the assault is causing the apprehension of grievous hurt. अब grievous hurt क्या होता है? When there is serious injury caused, for example fracture या permanent damage to any body part. तो अगर आपको लगता है कि severe injury होने वाली है, then in that case also death is allowed in the defense. Then third comes assault with the intention of rape,
कि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में विक्टिम को लॉ मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है दैट वुमन कैन इवन कॉज द डेथ ऑफ अटैकर इफ शी हैज़ एन अप्रहेंशन कि सामने वाले पर्सन की इंटेंशन है ऑफ कमिटिंग द रेप. So remember that law recognizes the bodily autonomy as well as the dignity of an individual. Fourth is related to assault with the intention of gratifying the unnatural lust. So sexual offenses of unnatural lust means of forced acts, वो भी उन cases में भी you can cause the death. Law इसको as a grave offense treat करता है and death is allowed in exercising the private defense in such conditions or such cases. Then fifth is assault with the intention of kidnapping or abducting. तो अगर कोई ज़बरदस्ती आपको ले जाने की कोशिश करे या किसी माइनर या अडल्ट को अबडक्ट करे तो इन दैट केस ऑल्सो डेथ में बी कॉज्ड इन द डिफेंस, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन. सिक्स्थ इज असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. जब किसी ने आपके साथ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, आपको बंदी बना दिया, वेर इन ऐसी सिचुएशन है दैट आपको ऐसे बंद कर दिया गया है जहाँ से आप पब्लिक अथॉरिटीज़ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो, वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है, इन दैट केस डेथ इज अलाउड इन द डिफेंस. ठीक है. एंड सेवेंथ एंड द लास्ट इज एसिड अटैक. दैट अटैक act of throwing or administering the acid or attempt causing the apprehension of grievous hurt. यानी एसिड थ्रो या एसिड देने का अटेम्प्ट करना जिससे ग्रीवियस हर्ट का अप्रहेंशन हो. ठीक है. तो लॉ अलाउज that in that case you may cause a death in the defense. ठीक है. एंड ये प्रोविजन स्पेसिफिकली वुमेन सेफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग है. तो ये 7 सिचुएशंस हैं जिसमें यू कैन कॉज अ डेथ. एक निमोनिक की मदद से आप ये याद कर सकते हैं, दैट इज DGHRUKCA. डी घ्रुका, डेथ, ग्रेवियस हर्ट, रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, कन्फाइनमेंट एंड एसिड अटैक. तो ये निमोनिक आप याद रखिएगा, इससे आपको सेक्शन 38 याद करने में, रिमेंबर करने में बहुत आसानी होगी फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड टू 39 दैट टॉक्स अबाउट कि व्हेन डेथ कैन नॉट बी कॉज्ड, कि किन सिचुएशन में आप अपने इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते वक्त डेथ नहीं कॉज कर सकते सामने वाले की. तो रूल ये कहता है कि अगर ऑफेंस सेक्शन 38 की लिस्ट में नहीं आता है, जो अभी जस्ट हम पढ़ के चुके हैं, अगर उस लिस्ट में नहीं आता है, सो इन दैट सिनेरियो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते, डेथ कॉज करना अलाउड नहीं है. ठीक है. हर असॉल्ट के लिए आप किसी को मार नहीं सकते. देयरफॉर इट सिंपली स्टेट्स दैट माइनर ऑफेंसेस इज नॉट इक्वल्स टू जस्टिफिकेशन फॉर किलिंग. ठीक है. क्या कर सकते हो फिर आप, व्हाट इज अलाउड? आप पुश कर सकते हो, आप हिट कर सकते हो, आप रेस्ट्रेन कर सकते हो, अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप किसी को मार नहीं सकते जान से. यू कैन नॉट किल समवन. ठीक है. जैसे कि यू कैन कॉज सिंपल स्लैप, यू कैन कॉज अ नॉर्मल फिस्ट फाइट एंड यू कैन कॉज अ माइनर स्कफल, बट यू कैन नॉट किल एनीवन. ठीक है. इन सभी सिचुएशंस में डिफेंस अलाउड है बट डेथ अलाउड नहीं है. So remember that for offences which are not enumerated under section 38, therein the right of private defense extends only and only to causing the harm other than the death. But death is not allowed. Simple. ठीक है. Now, section 40 talks about that when does this right starts and when does it end. And here we are only and specifically talking about the body defense. ठीक है. ये जो section है ये टाइमिंग एक्सप्लेन करता है कि कब से आपका डिफेंस स्टार्ट होता है और कब आपका जो डिफेंस का राइट है वो खत्म होता है. तो बात करें कमेंसमेंट की सबसे पहले कि व्हेन डज इट बिगिन, व्हेन दिस राइट स्टार्ट्स. तो ये राइट स्टार्ट हो जाता है जैसे ही, एज सून एज आपका रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ डेंजर अराइज होता है. इवन इफ ऑफेंस एक्चुअली कमिट ना भी हुआ हो, सिर्फ अटेम्प्ट या थ्रेट ही दिया गया हो, बट स्टिल दिस राइट, योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट्स एज सून एज द रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ डेंजर अराइजेस. ठीक है. इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि पहले वो मुझे चाकू उस मारने जो जा रहा है वो चाकू मुझे लगे तब मैं डिफेंड करूंगा. नहीं, जैसे ही डेंजर दिखे आपका डिफेंस स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. अब बात करें कि कंटिन्यूएशन कब तक रहता है, तो ये राइट तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक डेंजर कंटिन्यू करता रहे. ठीक है. तो द राइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द अप्रहेंशन ऑफ डेंजर कंटिन्यूज. राइट. सो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हेन डज दिस राइट एंड, ये राइट खत्म कब होता है. सो ये राइट खत्म हो जाता है जब अटैकर भाग जाता है, या फिर वो अटैक करना रोक देता है, अटैक रुक जाता है, या फिर हम कहें कि डेंजर ओवर हो जाता है. देन वी से
that now your right of private defense stops, right? Also, it's very important to remember that रिवेंज इज नॉट अ प्राइवेट डिफेंस. रिवेंज, बदले लेने की भावना जो है वो कभी भी प्राइवेट डिफेंस नहीं होती है. वो एग्जाम्पल, अटैक किसी ने कर दिया और वो चला गया और उस अटैक के बाद आप पीछे से जाकर मार रहे हो, तो फिर हम उसे प्राइवेट डिफेंस नहीं कहेंगे. सिमिलरली, किसी को पनिशमेंट देना ये भी कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है. रिटेलिएशन भी प्राइवेट डिफेंस नहीं है. तो ये बातें आप याद रखना कि अगर अटैक करके भाग गया है और उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया, पर आप उसके पीछे जाकर फिर मारते हो, तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं हो जाता, फिर वो एक ऑफेंस में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. फिर बाकी फिर वो चीज़ भी है कि फिर जो कोर्ट है वो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ को देखते हैं, उसके बाद चीज़ों को के कंक्लूजन पे आया जाता है. बट हम लोग मेजर रूल की बात कर रहे हैं, दैट व्हाट लॉ स्टेट्स, कि कब ये कमेंस होता है, कब तक ये कंटिन्यू रहता है और कब ये एंड होता है. तो ये हमें सेक्शन 40 क्लियरली बता रहा है. स्टार्ट्स विद द अप्रहेंशन and continues as long as the apprehension continues, and it ends with the danger, and also there is no revenges allowed. Simple. ठीक है. आई होप 40 तक जो हम लोगों ने बॉडी डिफेंस के रिलेटेड ऑफेंसेस प्रोविजंस पढ़े वो आप लोगों को क्लियर होंगे. अब 41 ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी डिफेंस से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. और प्रोविजंस मोर ओवर बिल्कुल सिमिलर है बॉडी डिफेंस के, बट कुछ माइन्यूट डिटेल्स में डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. So section 41 deals with that when death can be caused in the property defense. ठीक है, कि कब आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना कि बॉडी डिफेंस और प्रॉपर्टी डिफेंस में एक मेजर डिफरेंस होता है. वो ये है कि बॉडी के केस में लॉ ज़्यादा लिबरल रहता है, जबकि प्रॉपर्टी के केसेस में लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. ठीक है. रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि प्रॉपर्टी लॉस जो है वो कॉम्पनसेट हो सकता है, और दूसरी चीज़ लाइफ का जो लॉस होता है, इफ़ वी टॉक अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ बॉडी डिफेंस, तो लाइफ का जो लॉस है वो इरिवर्सिबल होता है. इसलिए इन दैट केस लॉ इज़ मोर लिबरल, एंड इन प्रॉपर्टी केसेस लॉ इज़ मोर स्ट्रिक्ट. हम सेक्शन 41 में बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी डिफेंस में डेथ कॉज करना सिर्फ 4 सिचुएशंस में अलाउड है. वो 4 सिचुएशंस कौन कौन सी हैं आप याद रखना. सबसे पहली आती है रॉबरी वेयर इन थेफ्ट अलॉन्ग विद द वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस इज देयर. कि थेफ्ट के साथ साथ हमें अप्रहेंशन है कि सामने वाला व्यक्ति कोई और वायलेंस भी कॉज कर सकता है हमारी बॉडी को या किसी और तरीके से. तो अगर कोई रॉबरी कमिट कर रहा है और साथ में उसमें वायलेंस भी इन्वॉल्व है, तो आप डेथ कॉज कर सकते हो इन द एक्सरसाइज ऑफ योर प्राइवेट डिफेंस. कि चोर चाकू दिखाकर ज्वेलरी ले रहा है, तो और अगर आपको आपको लग रहा है कि देयर इज अ एब्सोल्यूट अप्रहेंशन ऑफ डेथ और anything which may cause me the grievous hurt, so in that situation death is allowed in the defense. Then the second situation is house breaking by night. तो यहाँ पे एक टाइम कंडीशन दिया गया है. the time condition is after sunset and before sunrise. सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अगर कोई नाइट हाउस ब्रेकिंग करता है, तो ये माना जाता है कि नाइट हाउस ब्रेकिंग ज़्यादा डेंजरस होता है, और इसीलिए इन सिचुएशन में डेथ अलाउड है. ठीक है, टूवर्ड्स द अटैकर. ठीक है, रात को घर में ज़बरदस्ती घुसना, दैट इज एन एग्जाम्पल. एंड द थर्ड इज मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव्स. अब प्रॉपर्टी यहाँ पे कोई भी हो सकती है. इट कैन बी अ ह्यूमन ड्वेलिंग, यानी कि हमारे घर. इट कैन बी अ टेंट, इट कैन बी अ वेसल, एंड these are used either for the human dwelling or used for the place for custody of property. Then अगर कोई फायर एक्सप्लोजिव से मिसचीफ कमिट करता है तो उसे हम एक्सट्रीम डेंजरस ऑफेंस मानते हैं. एंड इन सिचुएशन में यू आर अलाउड वाइल एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कि आप सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो. एंड द लास्ट situation wherein death can be caused is theft or mischief or house trespass along with the apprehension of death or grievous hurt. ये बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड क्लॉज है, इसलिए ध्यान से सुनना. यहाँ पे सिर्फ सिंपल थेफ्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन है अगर डिफेंस नहीं लिया गया उस सिचुएशन में, तो डेथ या ग्रीवियस हर्ट का डेंजर डेफिनेट है. कि कोई आपके घर पे चोरी, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास करने आया और उसमें बिल्कुल आपको एब्सोल्यूट आपको अप्रहेंशन है, आपको डर है कि मुझे डेथ या ग्रीवियस हर्ट भी कॉज हो सकती है, तो इस सिचुएशन में लॉ कहता है कि यू आर अलाउड टू कॉज डेथ ऑफ दैट person, of that attacker. ठीक है. So remember that simple theft is not in instances of simple theft death is not allowed, but wherein there is theft plus danger to life, in that situation death is allowed. ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, ये बात आप याद रखना. ठीक है. तो इसका निमोनिक क्या याद रखोगे? कौन कौन से 4 सिचुएशन ऐसे याद कर लो. R, H, M and T. रॉबरी,
हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिस्चीफ बाय फायर एंड थेफ्ट विद द डेंजर, RHMT, याद रहेगा ऐसे। चलिए, सेक्शन नंबर 42 इज व्हेन डेथ कैन नॉट बी कॉज्ड। वही सिमिलर जैसे ऊपर हमने बॉडी में पढ़ा था, पहले पढ़ा था हमने कि कब डेथ अलाउड है, और फिर पढ़ा था हमने अगले प्रोविजन में कब डेथ अलाउड नहीं है। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी डिफेंस में हमें कब डेथ कॉज करना अलाउड नहीं है। तो रूल ये कहता है कि अगर ऑफेंस सेक्शन 41 के अंडर नहीं आता है तो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। डेथ कॉज करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो ऑफेंस है वो एक सिंपल थेफ्ट है या सिंपल मिस्चीफ है या सिंपल क्रिमिनल ट्रेसपास है, तो वहाँ पे आप कोई और हार्म कॉज कर सकते हो, वो अलाउड है, लेकिन डेथ कॉज करना अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे अगर कोई दिन में कोई आम चुरा रहा है आपके बगीचे से, तो आप उसे पकड़ सकते हो, आप उसे धक्का दे सकते हो, वहाँ से भगा सकते हो, आप उसे पुलिस को हैंड ओवर कर सकते हो, लेकिन आप उसे मार नहीं सकते हो, है ना। So remember that in the cases of simple property offenses, the right of private defense does not extend to causing the death of a person. ठीक है। Now 43 again in the same pattern जैसे ऊपर पढ़ा था, हम यहाँ पे टाइमिंग की बात करेंगे। ये सेक्शन बताता है कि डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए डिफरेंट टाइमिंग रूल्स हैं, ठीक है। सो इट्स द जनरल रूल इज स्टेटिंग दैट अगर हम कमेंसमेंट की बात करें कि व्हेन द राइट स्टार्ट, ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी, वो कब कमेंस होता है। तो इट स्टार्ट्स जैसे ही रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी अराइज होता है। एज सून एज द रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी अराइजेज और कमेंसेस, आपका ये राइट स्टार्ट होता है। बात करें कि कंटिन्यूएशन कब तक कंटिन्यू रहता है, तो वो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से कंटिन्यू रहता है। जैसे कि थेफ्ट की बात करें, सो इट कंटिन्यूज, राइट कंटिन्यूज टिल द प्रॉपर्टी, जब तक प्रॉपर्टी रिकवर ना हो जाए, जब तक ऑफेंडर वहाँ से भाग ना जाए, या जब तक पुलिस से हेल्प ना मिल जाए, तो तब तक यू हैव दैट राइट टू प्रोटेक्ट योर property or you have the right to private defense towards your property. Robbery की बात करें, so the right continues till the violence or the threat continues, जब तक वो violence और threat continue है। Then similarly in criminal trespass right continues जब तक वो act continuation में रहता है। And in house breaking also this continues जब तक trespass continue रहता है। So this is how we get to know कि प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में कब तक हमारा ये राइट जो है वो कंटिन्यूएशन में रहता है, ठीक है। सो की डिफरेंसेस अगर हम बात करें कि बॉडी डिफेंस से ये वाला पॉइंट कैसे डिफरेंट है, तो देखिए बॉडी डिफेंस में राइट वाज लिंक्ड टू द डेंजर टू प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी डिफेंस में द राइट इज लिंक्ड टू कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफेंस। दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस दैट वी डिराइव फ्रॉम रीडिंग बोथ द पार्ट ऑफ सेक्शन, ठीक है। So we are done with all the bodily defenses and the property defenses. अब एक general provision है section 44 का, but again it's very important and very prominently asked in the interviews also. I have seen this. The section is related to the risk to the innocent person. जिसका core idea ये है कि normally law innocent persons को protect करता है ना। But कुछ extreme situations ऐसी होती है जिसमें defender को इनोसेंट को हार्म का रिस्क लेने की परमिशन दी जाती है, कि आप ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको अपने आप को बचाना है, एंड अपने आप को बचाते हुए आपको किसी इनोसेंट को रिस्क कॉज करना है, उसको हार्म कॉज करने का रिस्क लेना ही पड़ेगा। सो इन दैट सिचुएशन यू आर अलाउड टू डू दैट। लेकिन ये प्रोविजन याद रखिए बहुत ही रेयर सिचुएशंस के लिए होता है। तो क्या कह रहा है ये प्रोविजन कि अगर आप पर कोई डेडली असॉल्ट हो रहा है जो सेक्शन 38 के अंडर आता है फॉर एग्जांपल, और इफेक्टिव डिफेंस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और एक इफेक्टिव डिफेंस पॉसिबल ना हो बिना किसी इनोसेंट को रिस्क में डाले, तो आप अपना राइट ऑफ डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो इवन इफ इनोसेंट पर्सन को हार्म कॉज हो रहा हो। इफ यू कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज योर राइट विदाउट रिस्क टू दैट पर्सन, then law says that right extends to running that risk as well, ठीक है। So there are very important conditions जो कि एग्जिस्ट करनी चाहिए, दे ऑल मस्ट एग्जिस्ट, उसके बाद ही सेक्शन 44 जो है वो अप्लाई होगा। पहली चीज, आपके अगेंस्ट एक डेडली असॉल्ट कॉज हुआ है वेर इन देर इज एन अप्रहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। दूसरी चीज, कोई ऑल्टरनेटिव डिफेंस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, देर इज नो सेफर ऑप्शन अवेलेबल। तीसरी चीज, रिस्क एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल है, इनोसेंट को बचाते हुए आप डिफेंस पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है सिचुएशन में। एंड चौथी चीज, फोर्थ थिंग इज कि आप जो अपना डिफेंस में एक्सरसाइज करते हुए जो आप एक्शन ले रहे हो वो प्रोपोर्शनेटली मेंटेन्ड होना चाहिए, वो अननेसेसरी फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है।
एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है इस प्रोविजन का रिगार्डिंग द मॉब अटैक। तो एक व्यक्ति है, उसके ऊपर मॉब ने अटैक किया, एक भीड़ ने अटैक किया, एंड उनकी कोशिश थी ए का मर्डर करने की। तो जब तक ए के पास गन था ए के पास, तो जब ए को लगा जब तक मैं इनके ऊपर फायरिंग नहीं करूंगा मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। अब उस भीड़ में बच्चे भी थे, तो जब वो यंग चिल्ड्रन विच वर मिंगल्ड विद द मॉब, तो वहां पे रिस्क था, रिस्क ऑफ हार्मिंग द चिल्ड्रन। ठीक है, तो प्रॉब्लम है कि अगर ए फायर करता है तो चिल्ड्रन को हार्म होने का रिस्क है, पर अगर ए फायर नहीं कर सकता है तो ए मर सकता है ना। तो यहाँ पर लॉ क्या कहता है, यहाँ पे लॉ कहता है कि ए फायरिंग करेगा तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, इवन इफ चिल्ड्रन इंजर्ड भी हो जाए। रीजनिंग क्या है यहाँ पे, रीजनिंग या रैशनल क्या है, दैट डेंजरस सिचुएशन अटैकर्स ने क्रिएट की एंड विक्टिम को डिफेंस से डिनाई यहाँ पे नहीं किया जा सकता। देयर इज अ डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, और ये बात हमने बिल्कुल इनिशियली अपने लेक्चर में पढ़ी थी, दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल विच इज लाइंग बिहाइंड दिस कंसेप्ट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अल्टीमेटली नेसेसिटी वॉज द रूल, नेसेसिटी वॉज द प्रिंसिपल, है ना। बस आप इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस याद रखना सेक्शन 44 की, दैट सेक्शन 38 की सिचुएशंस हो एंड इनोसेंट रिस्क अवॉइडेबल नहीं होना चाहिए, रिवेंज या एक्सेस फोर्स अलाउड नहीं है, एंड ऑटोमेटिक डिफेंस नहीं है। कोर्ट यहाँ पे इवेलुएट करेगी द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड और द एक्शन कमिटेड। ठीक है, so guys, with this we are done with all the sections of right of private defense starting from 34 to 44. I have tried my best to explain everything in the easiest possible way. अब यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है of the comparison of body defense and private defense. तो देखो, body defense is in section 38 to 40 and property defense is in 41 to 43, और जो बाकी रेस्ट प्रोविजंस है वो जनरल रूल्स की बात करते हैं। यहाँ पे बॉडी डिफेंस में हम लोग दोनों अपनी बॉडी और दूसरे की प्रॉपर्टी को बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सिमिलरली प्रॉपर्टी में भी हम अपनी प्रॉपर्टी और दूसरे की प्रॉपर्टी दोनों को प्रोटेक्शन के लिए एक्सरसाइज करते हैं इस राइट को। बॉडी डिफेंस में 7 ऐसी सिचुएशंस है विद इन सेक्शन 38 जिसमें डेथ कॉज करना अलाउड है, एंड प्रॉपर्टी डिफेंस में ऐसी 4 ही सिचुएशंस हैं। बॉडी डिफेंस कमेंस होता है व्हेन देयर इज अप्रहेंशन ऑफ थ्रेट, एंड सिमिलरली प्रॉपर्टी डिफेंस स्टार्ट्स और कमेंस व्हेन देयर इज अप्रहेंशन ऑफ डेंजर। स्कोप की बात करें तो बॉडी डिफेंस में देयर आर ब्रॉडर डेथ सिचुएशंस, जबकि प्रॉपर्टी में दे आर नैरोअर, दे आर लिमिटेड। ठीक है, कब डेथ कॉज हो सकता है ये हमने सेक्शन 38 और सेक्शन 41 में अलग अलग सिचुएशंस में क्लियरली पढ़ लिया। वी आर नॉट गोना रिपीट इट, आप दोबारा से उसको पढ़ सकते हैं या इस सेशन को सुन सकते हैं। सो दिस इज द क्विक रिकॉल ऑफ ऑल द प्रोविजंस और ऑल द सेक्शंस। ठीक है, एक बार जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। 34 में जनरल राइट था, 35 में देयर वाज बॉडी प्लस बताया गया कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिफेंसेस व्हिच आर प्रोवाइडेड टू अस, डिफेंस ऑफ बॉडी एंड डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। एंड 36 इज टॉकिंग अबाउट that we can exercise our right of private defense even against the protected person, like the child, like the person of unsound mind, like the person of who is intoxicated, or if somebody is in the mistake of fact or misconception. And 37 mein there were 3 restrictions which were told to us, regarding the public servant, regarding the timing, regarding the proportionality. 38 में 7 death situations बताई गई। 39 में बोला गया that wherein you cannot cause the death. 40 was telling about the timing of the exercising of this right regarding body. फिर 41 में there were 4 death situations wherein you can cause death to protect your property, है ना। 42 में that when you cannot cause the death. 43 was telling about the timing in regards to protection of your property, and 44 is talking about the risk to the innocent allowed. All right, with this we are absolutely done with today's session. It was long, I know, but देखिए कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना। हम लोग अगर जल्दी जल्दी करेंगे कर सकती थी, मतलब मैं 10 मिनट में भी कवर, लेकिन फिर हम उस डिटेल से नहीं समझ पाते, उस बारीकियों को नहीं कवर कर पाते जिनसे आपसे सवाल कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, so with this I'll just say one thing, that this right of private defense which is provided under section 34 to 44 of Bharatiya Nyaya Sanhita, this is a balancing mechanism between individual liberty and at the same time with the social order. Like, while the law empowers a person to protect the life and property in situations of necessity, it simultaneously imposes strict limitations to prevent the abuse, to prevent the excess force and the vigilantism, right?
सो विद दिस वी आर एब्सोल्युटली डन। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको भारतीय न्याय संहिता के नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना। आपको नोट्स एंड लेक्चर कितना हेल्पफुल लगा या मेरी मेहनत कितनी आप लोगों को समझ आई, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट्स ही वो चीज़ है जिसके थ्रू मुझे पता चल पाता है, वो मीडियम है जिसके थ्रू मुझे पता चल पाता है कि मैं कितना सही जा रही हूँ और कहाँ मैं गलत हूँ, है ना। तो उसमें सिर्फ आप ही लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद लॉ वीटा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव सेशंस। हैव अ गुड डे।